Assalamu alaikum student today my topic is regression correlation coefficient and curve fitting। तो उसमें अभी हम आपको जो चीज़ पहले सॉल्व कराने लगे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको मैं इस तरह से आपको बताती हूँ। First of all I will write here mention the topic correlation coefficient। okay, इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में डिस्क्राइब करूंगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर वैसे मैं आपको बता दूं दैट इट इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, वो उनका नाम आप लेट्स सपोज एक्स एंड वाई रखते हैं, ठीक है। और अगर ये रिलेशन जो है इसको और इस रिलेशनशिप को जो है डिनोट किया जाता है कोरिलेशन कोफिशिएंट से, और उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ, ठीक है। बजाय इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट पूरा लिखें, आप उसको स्मॉल आर के साथ सिंपल डिनोट कर दें तो शो हो जाएगा कि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है बिटवीन टू वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया हुआ है कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स जो है वो आप उसे डिनोट कर देते हैं कि वो गाड़ियां हैं, कार्स हैं, अगर उनकी डिमांड बढ़ गई है तो उसका इफेक्ट जो है, जो वाई जो है वो पेट्रोल है। फर्ज करें कि एक्स जो है वो कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो इंक्रीज है तो वाई जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो वाई जो है वो पेट्रोल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये दो चीजें यानी कि आपके पास एरो पॉजिटिव में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट। और अगर इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल कि आपके पास जैसे ही टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही यानी कि वेदर जो है, वेदर मैं चलिए यहाँ लिख देती हूँ, वेदर जो है वो टेम्परेचर, वेदर को तो नहीं शो करना चाहिए, जैसे ही टेम्परेचर जो है ज़्यादा गर्मी आती है तो कोल्ड ड्रिंक भी, ठीक है, इंक्रीज है। इसके अलावा जैसे ही टेम्परेचर डाउन है, डाउन हुआ है तो आपको कोल्ड ड्रिंक की डिमांड भी नहीं रहती है, ठीक है। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि अपवर्ड या डाउनवर्ड दोनों साइड से साइन, दोनों वेरिएबल्स का एक ही डायरेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब नेगेटिव कोरिलेशन ये चीज़ होगी जैसे कि आप सिंपल मैंने आपको इसमें फुटबॉल बॉल और बैट की एग्जांपल दी हुई है कि जैसे ही बैट की डिमांड बढ़ती है तो जो बॉल है उसकी डिमांड भी ऑटोमेटिकली, हालांकि बैट में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की गई हो, क्रिकेट वालों ने ज़्यादा किया हो, लेकिन ये है कि फ़र्ज करें कि बॉल की जो कंपनी है, फैक्ट्री है, उन्होंने नहीं उसकी एडवर्टीजमेंट या कुछ भी किया, लेकिन ऑटोमेटिकली क्रिकेट जो है वो एक चीज़ के साथ प्ले नहीं की जा सकती। तो ये चीज़ है कि एक का रिलेशन का इफेक्ट पड़ना दूसरे पर, ठीक है। अब इसके अलावा अगर इस टाइप का रिलेशन आ जाए, ये तो था आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन ना, अगर नेगेटिव कोरिलेशन आ जाए, नेगेटिव इस सेंस में कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि दोनों डाउनवर्ड हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे ही मैंने पिछले में भी एग्जाम्पल दी हुई है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है, ज़्यादा हॉट वेदर हो जाता है, तो वुलन ड्रेसेस जो है ना उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, वुलन की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है कि एक बड़ा है तो दूसरा कम हो गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव, ठीक, कि एक का ऑपोजिट रिएक्शन उसके ऊपर। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली है और मुझे अब चाय की डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। तो सिमिलरली इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है नो रिलेशन।
नो रिलेशन का मतलब है कि एक का दूसरे पे इफेक्ट ना पड़ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत है, मार्कर की ज़रूरत है, उनकी अलहदा से एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर क्लास लेने के लिए मैं ये चीज़ नोट करूँ कि मेरे पास जो है कोई चीज़ आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास लेने के लिए कोई सी चीज़, फॉर एग्जांपल चाय का कप है, उसकी मैं डिमांड करूँ कि वो मेरे पास किचन में टी पड़ी है या नहीं पड़ी, तो वो उससे रिलेट नहीं कर रहा, उसके बगैर भी टी के बगैर भी क्लास जो है वो उससे डिटैच है, ठीक है। क्लास लेने के लिए मतलब मार्कर ज़रूरी है, मोबाइल का कैमरा ज़रूरी है, वाइट बोर्ड ज़रूरी है, ठीक है, बुक ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें एक से ज़्यादा रिलेशन कहला रहा है, तो ये नॉन लीनियर रिलेशन हो जाएगा जब दो चीज़ों में रिलेशन आता है और वो रिलेशन एक बनता है, मतलब दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन एक होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3-4 चीज़ें करती हूँ तो उसमें ज़्यादा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कि वाइट बोर्ड के साथ मार्कर को अटैच करें, वाइट बोर्ड की ज़रूरत है तो बुक की कितनी ज़रूरत है, ये पेजेस की किस तरह ज़रूरत है, इस तरह से वो डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं, वो डिफरेंट डिपेंडेंसी आ जाती है। तो उसके लिए जो है आपको आपके अंदर रिलेशन रहता है। लेकिन नो रिलेशन ये है कि जब एक चीज़ का उससे कोई ज़रूरत ना हो, ठीक है। यानी कि अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आपके नेबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से जैसे एक चीज़ का दूसरे के ऊपर कोई चीज़ ना हो, ठीक है। यानी अगर जैसे मैं क्रिकेट का करूँ तो बैट बॉल की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर मैं कार ड्राइविंग कर रही हूँ तो कार ड्राइविंग के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, उसके लिए मेरे पास बैट हो या ना हो, तो कार और बैट का आपस में ड्राइविंग करते वक्त नो रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने आपको पॉजिटिव के लिए बताया था कि हमेशा इसका ग्राफ जो है ना वो इस तरह से होगा आपके पास, ठीक है। और नेगेटिव का ग्राफ जो है ये पॉजिटिव का होगा हमेशा, और नेगेटिव जो है उसका ग्राफ हमेशा इस तरह से होगा। और नो रिलेशन का ग्राफ कुछ भी नहीं होगा, सिंपल डॉटेड ऐसे पॉइंट्सों के अंदर कोई भी फिगर ड्रा नहीं हो सकती। इसी तरीके से नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में मैंने आपको बता दिया है कि मोर देन वन रिलेशन जब आ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके पास नॉन लीनियर कहलाती है। ये अभी तक हमारे पास ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। नॉन लीनियर का हमेशा कर्व की कंडीशन में ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह से, मतलब उसकी स्केटर वैल्यूज हैं लेकिन अंदर दरमियान में उसकी सेंट्रलाइज करके एक कर्व बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो थी इसके बारे में बात, ये तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में डिस्कशन कर ली। अब कोफिशिएंट और कोरिलेशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को मैं ज़रा सा डिस्कस कर लूँ और उसके बाद हम एक अच्छी सी जो है ना एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। आर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम हर एक मतलब अप्लाई नहीं करेंगे, 3 मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम कंसिडर करते हैं, फोर्थ लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूंगी क्योंकि नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए, ठीक है। आर जो है मैंने आपको बताया है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स का रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आमतौर पे इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि ये -1 लेस इक्वल टू आर लेस इक्वल टू +1 के साथ होता है। सेकंड ये है कि आपके पास आर एक्स वाई जो है वो आर वाई एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। और इसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम आर एक्स वाई के साथ आर यू वाई यू वी कर दें, और मेरा ख्याल है कि आर डी एक्स डी वाई नहीं, वो ये चीज़ हो जाएगी। अगर मैं यू और वी के साथ डाटा को कन्वर्ट करूँ, यू और वी असल में इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि एक डाटा में से आप एक सीक्वेंस के साथ कुछ वैल्यूज़ को माइनस करें उसकी सारी वैल्यूज़ में डाटा की, और उसके साथ कुछ वैल्यू को डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाए एक और डाटा के अंदर, सिंपलेस्ट डाटा के अंदर, तो वो यू कहलाता है। और वाई भी इसी तरह से करने से आपके पास है, तो उसको कह रहे हैं कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं 5 6 2, मैं हर वैल्यू में से एक एक वर्ड माइनस कर देती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ 2, और ये सारी वैल्यूज़ के साथ करूँ तो जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो मेरे पास यू की रिजल्ट आ रहा है, तो उसका और इसका रिजल्ट एक जैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि तमाम वैल्यूज़ के साथ एक जैसा ही बिहेव किया जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट में है फोर्थ वैल्यू है कि जी जो है ना ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन दैट इज इक्वल टू, इसके अंदर आपके पास, ठीक है, वो इनफैक्ट यानी कि वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन मतलब आर जो है वो
बी वाई ऑन एक्स डॉट बी एक्स ऑन वाई क्या अंडर रूट के ऊपर। ये असल में जो चीज़ कहला रही है ना, ये आपके पास आ रही है इसके बारे में, रिग्रेशन के बारे में बी से डिनोट करेंगे हम। उसमें वाई ऑन एक्स डाटा को कभी निकालना पड़ता है, कभी हम एक्स ऑन वाई को। हमेशा डाटा में हमें क्वेश्चन में गिवन कर दिया जाता है कि या तो वाई ऑन एक्स काम करें या एक्स ऑन वाई काम करें, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी डाटा को, वो कहता है कि वाई ऑन एक्स करें और एक्स ऑन वाई करें और उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें, उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें, दैट इज इक्वल टू रिग्रेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी इससे रिलेटेड, कि अगर आपका डाटा ये -1 से लेकर ये -1, ये 0, ये +1, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास मतलब -1 से लेके ये वैल्यू 0 तक गई और ये आगे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपके पास आ रहा है -0.7, -0.3 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है +0.1 एंड 0.5, 8 एंड सो ऑन 1 तक, ठीक है। तो वो वाली वैल्यूज जो -1 लेस देन r लेस देन 0 जो इस वाले एरिया के अंदर रहेंगी, ठीक है, लेकिन -1 और 0 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप समझ लें 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और इसमें भी 1 को छोड़ दें। ये देखिए जरा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ना मैंने छोड़ दिया, -1 और 0 के दरमियान। इक्वलिटी मैंने इधर नहीं लिखी, ठीक है, यहाँ पे ना जैसे इक्वलिटी मैंने -1 और 0 के दरमियान वाली वैल्यूज का, अगर आपका रिजल्ट आर का रिजल्ट ये आ रहा है, एक फार्मूला है आर का, उसके अंदर ये रिजल्ट आपका आ रहा है, यानी -0.3 आ रहा है, तो आप तब कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिजल्ट जो है वो 0 के बाद वाली वैल्यू से लेके +1 से पहले वाली वैल्यू तक रहता है, तो आप उसे कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, यानी 0 लेस देन r लेस देन 1, इस तरह से रिजल्ट आता है, तो आप ये कहेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर r डायरेक्ट 0 ही आ जाता है तो आप कहेंगे कि नो रिलेशन, ठीक है। और अगर r जो है वो -1 एग्जैक्ट आ जाता है तो आप कहेंगे कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और अगर r जो है डायरेक्ट +1 आ जाता है ना, +1, यानी अगर r जो है वो डायरेक्ट +1 आ जाता है तो आप लिखेंगे परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है। परफेक्ट का वर्ड अगर एग्जैक्ट 1 पे आ जाता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, अब एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। आर के रिजल्ट जो भी आए ना उसके ऊपर आपने एक उसका आंसर देना है उसके बारे में, कि ये जो दो वेरिएबल्स एक्स और वाई के इस्तेमाल हुए हैं, इनका रिलेशन आपस में क्या है, नेगेटिव को रिलेशन है, पॉजिटिव है, नो को रिलेशन है, एक दूसरे के साथ कोई इसका नहीं अटैचमेंट, या फिर किस किस्म का है, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले ज़रा मैं अपनी वीडियो को एक नज़र देख लूँ कि ये चल भी रही है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो उसको चेक कर लूँ मैं। ये स्टूडेंट्स 13 मिनट्स एंड 18 सेकेंड, ओके फाइन। स्पीड के साथ ज़रा क्वेश्चन करवाएंगे ताकि कम टाइम में आपको समझ आ जाए, बट स्टेप्स भी आपको पूरे आने चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल असल में इसमें 7.4.1 है, लेकिन ये है कि कोई सी आप एग्जाम्पल ले लें। कंप्यूट द आर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कंप्यूट कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्मॉल r फ्रॉम द, अगर r नहीं भी लिखा हुआ ना तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट r को डिनोट करता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज हैं x एंड y की, आपको इस तरह से ना मतलब क्वेश्चन जो है वो गिवन होगा। अक्सर स्टूडेंट जो है ना उन्हें ये नहीं समझ आ रही होती कि मैम क्वेश्चन कहाँ तक था, ठीक है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि पहले आपको पूरा क्वेश्चन लिख ही दूँ, कहाँ तक क्वेश्चन है 8, 9। ये आपको कोई भी डिजिट्स की वैल्यूज हो, देखें आपको मेथड आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि वैल्यूज ये वाली आए, आप मैथ उसको वो उसमें याद नहीं कर सकते। 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 एंड 14, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आपकी जो सॉल्यूशन स्टार्ट होती है
उसके अंदर आप यहाँ पे एक कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय, यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ बाय, एक मेथड का नाम या अबाउट मी कर दें, बाय की जगह पे अबाउट मी, ठीक है। इसके 4 फार्मूलाज मैं आपको स्टूडेंट करवाऊंगी, ठीक है, 4 या 3 भी हो सकते हैं, जितने भी आपको करवा दूँ। वैसे इसके 6 फार्मूलाज हैं, लेकिन मैं क्लास में यूजली तौर पर 4 फार्मूलाज कराती हूँ, ठीक है। तो पहला फार्मूला है अबाउट मीन, ठीक है। तो अबाउट मीन अगर आ गया है आपके पास, आपने ये करना है कि सोल्यूशन में एक्स को लिखा और ये आपने वाई लिखा, ठीक है। बल्कि सोल्यूशन ज़रा से इतना ही कर दूँ ताकि एक तो मैं ये देखती हूँ कि वैल्यूज आ जाएंगी इतने में। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं एक्स एंड वाई, मैं नोट करके देखती हूँ, अगर ना आया तो फिर रेस करके ऊपर से कर दूँगी। 1 2 4 4 5 7 8 एंड 9 जी। अच्छा ये ना इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी आप इसकी हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रॉ कर लें, ताकि ना अगर प्रॉब्लम आता है तो मतलब आपका ना कोई एक से दूसरी वैल्यू जो है ना वो आपस में, ये देखिए ये शुक्र है कि ये टोटल के लिए भी हमारे पास एंड स्पेस बच के। अच्छा ये y आ गया आपके पास 1 3 4 6, जो आपके पास गिवन होंगी वैल्यूज वो आप लिखेंगे 1 3 4 6 8 एंड 9 एंड 11 एंड 14, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे चाहिए था मैं इसका आपको फार्मूला लिख के देती, ठीक है। लेकिन फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका फार्मूला है मैं इस तरह करती हूँ कि क्वेश्चन में से ना फार्मूला क्वेश्चन को की वैल्यूज को रेज करके फार्मूला लिख के बता दूँ, बिकॉज सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर ना स्टूडेंट आपको फार्मूला लिखना होगा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है फार्मूला लिखने की, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपने डाटा के अंदर कैसे वैल्यूज जो है ना वो कैसे कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं आपने, ये आपको तभी आइडिया होगा, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है ये आप समझिएगा, इसके बाद आपने ये फार्मूला मतलब इसके टेबल के नीचे जो है ना यहाँ तक जब आपने इसे वर्टिकल शेप में लिख दिया है डाटा को एक्स और वाई में, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है, ठीक है। तो ये समझे ये नेक्स्ट पेज है। तो यही आप लिखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको मैं इस तरह से लिख के दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से लिखेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट अबाउट मीन, ठीक है। ये मीन जो है ना ये इसकी टाइप डिस्क्राइब कर रहा है कि कौन सा वाला फार्मूला लगेगा। तो ये इसका फार्मूला का आर इज इक्वल टू समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ओवर एन एस एक्स एंड एस वाई। एंड व्हाट इज एस एक्स एंड व्हाट इज एस वाई एंड व्हाट इज, सबसे पहले आपने एक्स बार फाइंड आउट करना है, फिर वाई बार फाइंड आउट करना है, फिर एस एक्स और फिर एक्स बार जो है दैट इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अनग्रुप का फार्मूला लगेगा। वाई बार जो है वो है समीशन वाई ओवर एन, ठीक है। एस एक्स जो है वो है समीशन एक्स इन माइनस अबाउट मीन के लिए एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन का अंडर रूट, ठीक है। और एस वाई जो है उसका फार्मूला है समीशन इंटू वाई माइनस वाई बार का स्केयर ओवर एन का अंडर रूट। जी बड़ा छोटा सा करके लिखा गया है, बट आप इस फार्मूले को अंडरस्टैंड कर ले, बजाय इसके कि चले मैं उधर भी लिख दूंगी। अगर अभी स्पेस का देखते हैं, मैं चाह रही थी कि ये चीज़ें आपको पहले बताऊं कि सबसे पहले मैं एक्स बार निकालूंगी, फिर मैं वाई बार निकालूंगी, फिर एस एक्स और फिर एस वाई। फार्मूला सबसे पहले आपने राइट करना है, रिटर्न करना है इसमें, ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी अब हम निकालने लगे समीशन एक्स ओवर एन। एक्स को आप सम करते हैं, इसकी तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। आपने जैसे ही कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यूज़ को प्लस करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास का रिजल्ट आ जाता है 40। वाई की तमाम वैल्यूज़ को 1 + 3 + 4 प्लस एट द एंड 14 जो है वो रिजल्ट करते हैं, तो वो आपके पास आ जाता है समीशन वाई। सम ऑफ वाई को समीशन वाई से डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 56, ठीक है। अच्छा एन जो है ना यहाँ पे एन है आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज ना इसकी दोनों की इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं है ना, इसकी दो वैल्यूज ऐसी डैश है कम है, आप उसको अंदर जीरो को डाल के फिल कर देंगे। अब इसकी वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, तो इसका मतलब है कि एन की वैल्यूज जो है वो आपके पास कितनी बन रही हैं, एन का 8 वैल्यूज आ रही है, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे समीशन एक्स की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट की, ठीक है। मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया मैं एक्स बार को निकालूंगी, और एक्स बार निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ है कि समीशन एक्स ओवर एन किया 40, समीशन एक्स की वैल्यू आई 40 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है मेरे पास 8, तो ये आपके पास आ गया 5 आंसर। सिमिलरली समीशन वाई ओवर एन है, ठीक है, तो समीशन वाई की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब उसके बाद मैंने एस एक्स निकालना है। एस एक्स का फार्मूला समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार की। एस एक्स क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, अनग्रुप का अबाउट एक्स, एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट वाई, ठीक है। तो अब एक्स के डाटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है एक्स में से माइनस कर दें एक्स बार की वैल्यूज वो 5, ठीक है। अब मैंने सारी वैल्यूज में से 5 एक्स की तमाम वैल्यूज में से, वाई की नहीं, एक्स की तमाम वैल्यूज में से मैंने 5 माइनस किया, तो मैंने यहाँ पे 1 माइनस 5, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये साथ साथ लिखती जाती हूँ मैं, -4 -3 एंड 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 एंड 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एंड 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये आपके पास x माइनस एक्स बार आ गया। अब इसका जब हमने सम निकालना है ना, तो आपको समीशन का साइन जो है वो इस्तेमाल करना होगा, उसे अक्सर लोग सिग्मा भी कहते हैं। समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे आगे देखें, -1 -1 -3 माइनस, ठीक है, -1, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये -1 और -1 पॉजिटिव, 2 से कैंसिल हुआ, -3 पॉजिटिव, 3 से -4 पॉजिटिव, 4 से आपका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ गया। अच्छा, इससे ये अच्छे डाटा की रिलेशन होता है। इसका इस तरह का अगर y का भी आंसर आ गया ना तो इसका r इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन आ जाएगा। ये है कि अगर आंसर यहाँ पे 0 आ रहा तो यूजुअली ये चीज़ देखने में नजर आई है। अच्छा, अब यहाँ पे या फिर ये कि 1 ना भी हो तो 1 के बहुत करीब होता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि एग्जैक्ट तब होगा जब सारी वैल्यू से 0 0 आ रही हो, ठीक है। अगर कोई और चेंज होगी तो फिर 1 के नियर अबाउट होगा, ठीक है। अच्छा, आगे है y माइनस वाई बार। y माइनस वाई बार जो है वो आपके पास है 7, ठीक है। y बार ये है, अब y की तमाम वैल्यूज में से हम 7 को माइनस कर देंगे। 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, 4 माइनस 7, देखें y पहले आएगा फिर y बार है, ठीक है। 4 माइनस 7 नेगेटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ है तो इसलिए -3, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू +1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू +2, 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एंड 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 एंड इट्स सम जब हमने किया इसका तो वो y माइनस वाई बार जो है दैट इज इक्वल टू 0 हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये स्टेप तो कर लिए, ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ये समीशन x माइनस एक्स बार हो गया, y माइनस वाई बार हो गया, लेकिन इनका आपने स्केयर लेना है, उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज ऐड करनी है ना, तो उसका इसका x माइनस एक्स बार का स्केयर लेते हैं। अब हम x माइनस एक्स बार का स्केयर, ठीक है, मैं इनफैक्ट ना बड़ी कंजूसी के साथ जो है ना स्टूडेंट इसका वाइट बोर्ड यूज़ कर रही हूँ कि आपकी ना वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं और जो है वाइट बोर्ड जो है ना वो मैं चाह रही हूँ कि एक ही वो में जो है ना एक ही जगह पे आपको सारा व्यू नज़र आ जाए। अच्छा जी, x माइनस एक्स बार है -4 का स्केयर इज इक्वल टू 16, पॉजिटिव, माइनस का साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा स्केयर लेने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे -3 का स्केयर +9, -1 का स्केयर +1, -1 का स्केयर +1, देखिए ये सारी इसकी वैल्यूज मैं ले रही हूँ। 0 का स्केयर 2 0 और 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर जो है दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो जब मैंने इसका सम किया है तो वो मेरे पास कैलकुलेटर में रिजल्ट आया है इसका समीशन इंटू x माइनस एक्स बार का होल स्केयर जब किया है दैट इज इक्वल टू 56, ठीक है। सारी वैल्यूज को मैंने जब ऐड किया है तो वो 56 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। अब वो बता भी देती हूँ मैं आपको कैसे।
देखिए ये 9+1 10 हो गया, और यहाँ से सारी वैल्यूज में मैं एक तरीके से ज़रा देख लूँ। 16 9 1 1 4 9 16, 16 9 1 1 4 9 16। वैसे तो ये एक दफ़ा जो है मैं इसलिए रिजल्ट जल्दी से लिख ली क्योंकि मैंने ना इसको एक दफ़ा कैलकुलेशन करके चेक की हुई है। लेकिन अगर आपको इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, किसी में कोई मिस्टेक आ भी जाती है, तो आपको फार्मूले को हैंडल करना आना चाहिए। कोई डिजिट्स की मिस्टेक हो भी जाए तो उसको इग्नोर करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे वैसे देखिए 16 और 16 32, 9 और 1 10, 9 और 1 10, ठीक है। 32 और यहाँ से आपके पास आ जाता है 42 52, यानी एट द एंड ये रिजल्ट है, एट द एंड सम करके 56 आपके पास रिजल्ट दे देता है, ठीक है। 16 और 16 32, 9 1 10 हो गया, ये 9 1 10 हो गया, ठीक है। तो पीछे आपके पास जो डिजिट्स बचते हैं 1 और 4, उसको ऐड करने से आपका रिजल्ट जो है 56 आ जाता है। अच्छा, y माइनस वाई बार का स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट। मैं छोटी सी कम सी जगह ले रही हूँ ताकि ना y माइनस वाई बार का ये कॉलम है -6 का स्क्वायर, ठीक है, ताकि अब ये लास्ट वाली एक वैल्यूज है वो भी आ ही जाए। अच्छा, आ गया -4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +1, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एंड 7, फिर अगेन 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 एंड 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। समीशन y माइनस वाई बार का जब आप स्क्वायर लेते हैं ना तो स्टूडेंट उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ रहा है 132 बाई कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये वाली एस एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन इन एक्स और स्टैंडर्डाइजेशन इन वाई की वैल्यूज मैंने पुट करनी है कि एक्स माइनस समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है वो उसका रिजल्ट है 56। मैंने इसके अंदर पुट किया 56 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है वो है 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसको रिजल्ट को किया है 56, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कि 56 डिवाइडेड बाय जो है वो 8 कितना आ रहा है आपके पास, 7 आएगा, √7, और √7 की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की है तो वो आपके पास आ जाता है 2.65, ठीक है। इसका नाम में भी आप ए लिख दें, इसका नाम आप 1 इक्वेशन लिख दें, इसका नाम सेकंड इक्वेशन। ये जब आपने वैल्यूज को पुट करना है ना तो उनके नेम्स जो है वो इक्वेशन के। अच्छा, समीशन y माइनस वाई बार की वैल्यू आ गई, ये 132 ओवर 8 एंड इट्स होल अंडर रूट। तो जब आपने इसको डिवाइड किया है तो 132 डिवाइडेड बाय 8 एंड इसका रिजल्ट जो है ना वो आपके पास आ जाता है 17.25, और इसका अंडर रूट लेने से आपके पास आ जाता है आंसर 4.06। अच्छा, अब इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर, इसका 3 है और इसका नाम मैंने 4 रख दिया इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो अंदर की वैल्यूज थी ना, एक्स बार है, वाई बार है, एस एक्स है, एस वाई है, एक्स बार एस वाई बार एस एक्स, कॉलम की पहले 2 ये वैल्यूज बनाने के बाद हमने ये इसकी वैल्यूज अपने पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या चाहिए, एस एक्स एस वाई निकाल दिया, एक्स बार वाई बार निकाल दिया। अब ये वाली मेन चीज निकालनी है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार, और उनका मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा उसका सम लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक्स माइनस एक्स बार का जो एंड है वाई माइनस वाई बार का जो एंड है उसके एंड वाले रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि इधर वरना फिर समीशन स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास समीशन का साइन 1 टाइम है, इसलिए आप एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार करेंगे, उसका एक कॉलम बनेगा। फिर इसके एंड पे जब करेंगे तो वो आपके पास समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आएगा, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार -4, वाई माइनस वाई बार -6, तो -4 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू +24, ठीक है। -3 इंटू -4 इज इक्वल टू +12, -1 इंटू -3 इज इक्वल टू +3, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 4, 3 multiplied by 2 is equal to 6, और 4 multiplied by 7 is equal to 28,
ठीक है। जब हमने इसका सम किया है तो उसका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 84। ठीक है, 84 सही। अच्छा जी स्टूडेंट, अब आपने ये कहना है कि आपको मैं एक दफ़ा दोबारा से बता दूं कि आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट अबाउट मीन किया। ठीक है, अबाउट मीन करने के बाद आपने आर का फार्मूला लिखा, उसमें एक्स बार वाई बार की पहले वैल्यूज निकाली। पहले आपने इसको एक्स वाई को, आपको ये दो कॉलम गिवन है बस क्वेश्चन के अंदर, आपने उसके मुताबिक एक्स बार निकालना, समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन कर दिया वैल्यूज को, ये रिजल्ट आया। वाई बार समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन किया तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार की वैल्यूज निकाली आपने। ठीक है, एक्स में से हर वैल्यूज में से एक्स बार माइनस किया, वाई में से सब में 7 माइनस किया, ये रिजल्ट आया। और उसका स्केयर फिर आपने लिया, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स और एस वाई फाइंड आउट करना था, उसके अंदर पुट कर दिया। फिर इसी तरीके से अब आपको न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू है उसको चाहिए था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसका सम ले लिया अब आपने। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आखिरी कॉलम छोड़ देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे पास जितनी वैल्यूज़ है वो इसके लिए आ चुकी हैं। ठीक है, मैंने इक्वेशन नंबर जो ए है ना उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को लिखना है, और मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ आखिरी वाली वैल्यूज़ को छोड़ दूँगी, क्योंकि उसका रिजल्ट मेरे पास सिर्फ होगा, तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि मैं वैल्यूज़ जो है उसको कैसे पुट कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंसिडर इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, तो उसको इसी तरह से लिख देते हैं कि कंसीडर इक्वेशन नंबर ए। वैसे अदरवाइज आप लिखना चाहें ना तो ये पूरे का पूरा इसको भी कोरिलेशन कोफिशिएंट अबाउट मीन करके लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, आपने फार्मूला लिखा ओवर एन एस एक्स एस वाई। अब आपने लिखा बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 3 4 एंड आपने किसकी वैल्यू समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, इसकी सारी वैल्यूज है ना, जो इसकी वैल्यू है वो भी आपने साथ ही पुट कर देनी है। अच्छा जी, और ये मैं आपको बताऊं, ये आपके पास आर एक्स ऑन वाई कहलाएगा। ठीक है, सही स्टूडेंट, आर एक्स ऑन वाई कहलाएगा। आर वाई ऑन एक्स जो है उसके लिए ये है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई कर दे, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ। मैं आर एक्स ऑन वाई और आर वाई ऑन एक्स दोनों के बारे में बता देती हूँ आपको कि क्या फ़र्क है दोनों में। पहले मैं बता दूँ कि मीन अबाउट एक्स ऑन वाई कह दें, अबाउट एक्स ऑन वाई। ठीक है, अगर मैंने क्वेश्चन में गिवन नहीं किया हुआ पेपर में ना कि एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है, तो फिर आपकी मर्जी है, फिर आप एक्स ऑन वाई ही कर दें। बल्कि स्ट्रेट एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं कि अगर मैंने गिवन नहीं किया हुआ तो आप फिर एक्स ऑन वाई ही करेंगे। अच्छा, समीशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की जो वैल्यू है वो आपके पास है 84। ठीक है, इस सारी की वैल्यू जो है समीशन की वो आपके पास क्या आ रही है 84 आ रही है। 84 को हमने लिखा, एन की वैल्यू है 8, एस एक्स की वैल्यू है, हालांकि इसमें 1 और 2 की जरूरत नहीं थी, खैर चलें 2.65 मल्टीप्लाई बाय एस वाई है 4.06, दैट इज इक्वल टू 8 ओवर 8 ओवर ये सारी वैल्यूज को हमने जब मल्टीप्लाई किया है ना स्टूडेंट, तो इसका रिजल्ट आता है आपके पास 2.65, 84 है ना यहाँ पे। ठीक है, और ये इस एट द एंड इसका सारे का रिजल्ट इकट्ठा लिखा हुआ, लेकिन मेरा ख्याल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ। 2.65 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4.06, दैट इज इक्वल टू 84 डिवाइड बाय 86.072, दैट इज इक्वल टू आपके पास आर एक्स ऑन वाई का जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू 0.98। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट अबाउट ऑन एक्स ऑन वाई, it has positive relation, positive correlation coefficient of x on y। अच्छा, मैं ना आपको इसके बारे में, ये आप समझ लें क्या, ये आपका एक तरीके का फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपको अबाउट y on x बता देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, लेकिन y on x का कैसे होगा, अबाउट y on x। ये समझ लें आप कि ये आपका a पार्ट था। ठीक है, और ये b पार्ट है
कि वाई ऑन, पहले एक्स ऑन वाई था, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो फार्मूला होता है वो ऑलरेडी एक्स ऑन वाई के ऊपर होता है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि आपने वाई ऑन एक्स करना है, तो आप पहले वाई लिख दें फिर एक्स। अब जहाँ जहाँ पे वाई की वैल्यूज है वहाँ एक्स कर दें, जहाँ फार्मूले के अंदर जहाँ एक्स की वैल्यूज है वहाँ वाई की कर दें। ये वाई माइनस वाई बार कर दें, ये एक्स माइनस एक्स बार, ये एस वाई और ये एस एक्स। बट स्टूडेंट फार्मूले में फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस वाले फार्मूले में नहीं पड़ेगा, अदरवाइज पड़ेगा मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक है, लेकिन इस फार्मूले में नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दें या 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कर दें तो आंसर दोनों का 12 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दरम्यान में प्लस माइनस कुछ आगे फार्मूलाज के अंदर प्लस माइनस इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे इफेक्ट शो होगा, इस वाले में नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि आप इस वैल्यूज़ को आगे पीछे भी कर देते हैं, आंसर यही आना है, 84 ही आना है। एस एक्स की वैल्यूज़ को आप इधर लिख देंगे और एस वाई की वैल्यू को आप इधर लिख देंगे, आंसर एट द एंड यही आएगा। और आर वाई एक्स का रिजल्ट भी जो है वो भी आपके पास 0.98 ही आएगा। और आप यहाँ पे ये कहेंगे कि आर एक्स वाई दैट इज इक्वल टू आर वाई ऑन एक्स, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम हियर विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल करूँगी, ठीक है। लेकिन इसी के रिमेनिंग, अभी तो हमने सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है ना, लेकिन उसके अलावा जो है स्टूडेंट इससे रिलेटेड और बहुत सारा, मतलब ये है कि आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना और एंड स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन निकालना, काफ़ी ज़्यादा काम इतना ही करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको